हाँ, आप तो जी हाँ, नमस्ते, नमस्ते। हाँ, तो सर, अनिल की बात सुन रहा था। बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी बात है, एक वाकया तो मैं खुद उसका पूरी तरह से ए टू जेड, जैसे छगन भुजबल साहब बाहर निकले थे ना, वही शिवसेना थी, वही उनसे टूट हुई थी। उतनी ही संख्या थी, करीब करीब 53 या 54, और उस समय का कानून था 1/3 का, इसलिए 18 एमएलए भुजबल साहब के साथ में थे। वो फिर वो कैसे कैसे उन्होंने निपटाया वो मामले को, वो दूसरे इसमें बताऊंगा। मगर पहले इसमें अगर बात करनी है तो मुझे लगता है अनिल जी के साथ में मैं कुछ नम्रता से सहमत नहीं हो सकता, नम्रता पूर्वक। एक बात है कि ये पूरा का पूरा मामला नार्वेकर जी या स्पीकर के लिए कोई पेचीदा नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है। एक लाइन में अगर कहना चाहूं तो बात ऐसी है कि जब साहब ऐसा पेचीदा मामला होता है ना, पेचीदा मामले में हमेशा थानेदार जिसके बाजू में होगा, थानेदार जिसके साथ होगा, उस पार्टी को हमेशा फायदा होता है, क्योंकि पेचीदगियां बहुत है ना, तो वो कोई भी निर्णय ले सकता है। तो इसीलिए बेनिफिट तो नार्वेकर को है और बीजेपी को है, ये सब पहली बात मैं बताना चाहूंगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उनका आदर रखते हुए उन्होंने क्या बोला है कि रीजनेबल टाइम, इसकी क्या व्याख्या है? रीजनेबल टाइम की व्याख्या क्या है? क्या है? जैसी जैसी परिस्थिति है। अब इसमें और दूसरी बात है, 3 पार्टीज है इसमें सर। एक तो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर होती है चुनाव आयोग के पास में, दूसरी है संसदीय पार्टी जो विधानसभा में नार्वेकर जी के सामने वो मामला है, और सुप्रीम कोर्ट। अब 3 पार्टियों में निर्णय करना है तो नार्वेकर जी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है अभी भी। समय का उन्होंने जरूर बोला कि जल्दी करो यार, जल्दी करो, तो खुद स्पीकर ने कहा है कि जल्दी तो करूंगा, मगर जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय करूंगा। ये उन्होंने बोला है, उनका स्टेटमेंट है, जल्दी तो करूंगा, मैं निपटाऊंगा। अब उन्होंने ये भी बात किया, अब नार्वेकर जी जो है या स्पीकर जो है, उनके अधिकार में सिर्फ संसदीय पार्टी का मामला आता है। फिर भी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में देखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो काम कर रहे हैं या नहीं ये देखूंगा। तो साहब, शिवसेना ये ऐसी पार्टी है कि अगर वो जाए, मैं शिवसेना का जिला प्रमुख ही था, तो ये रजिस्टर ही बाद में हुई, बाद में की गई, क्योंकि लोकशाही की शपथ लेनी पड़ती थी टेक्निकली, इसीलिए रजिस्टर हुई। उनके पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं तो एक शिवसेना प्रमुख और उसके बाद में 12 नेता, नेता नाम का क्या क्या पद होता है क्या कभी? मगर उन्होंने वो उसको कर दिया, वो ठीक है, बाद में सचिव वचिव आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली शिवसेना को अगर नार्वेकर देखना चाहते, मतलब स्पीकर देखना चाहते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है। फिर भी वो उसका बराबर अड़ंगा डालेंगे कि जो निर्णय लिया है ये अध्यक्ष ही बराबर नहीं है, इस टाइप की वो कुछ भी बातें करेंगे, गोल मटोल करेंगे। मेन बात क्या है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि जल्दी करना है, जल्दी करना, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यही भी बोला कि निर्णय आपको ये लेना है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे इसमें ये जो है ना, अध्यक्ष स्पीकर जो है, उनके ऊपर कोई तलवार नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसमें और एक बताऊंगा कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल आदमी अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करूंगा? अगर ऐसी बात आ जाती है, फिर ये क्या करेंगे, 7-8 दिन का और समय ले लेंगे, फिर कुछ बहाना बनाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट डांटेंगे, फिर डांटते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल तलवार ही अगर गर्दन पे आ जाती है तो मैं बोलूंगा स्पीकर को कि भैया राजीनामा दे दो। स्पीकर रिजाइन करेगा, स्पीकर रिजाइन करेगा तो नया स्पीकर चुनना पड़ेगा फिर से, फिर उसके लिए मीटिंग बुलानी होगी संसदीय बोर्ड की, फिर वो मामला आएगा, फिर उसके सामने सारी केसेस जाएंगी, फिर लटक गया 6 महीने तो वो कम से कम लेगा। क्योंकि यही स्पीकर ने बोला है कि अगर इलेक्शन कमीशन कौन सी पार्टी ओरिजिनल है ये तय करने के लिए 3 महीने लेता है, न्यायालय ने पिटीशन के मामले में देने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए 10 महीने लिए। तो मुझे तो इतना सारा पेचीदा मामला है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो मुझे तो समय लगेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। तो ऐसे इसमें एक बहुत आखिरी का स्ट्रोक इनके पास में है कि ये रिजाइन भी करने के लिए लगा देंगे और फिर समय ले लेंगे। इनको सिर्फ चुनाव तक के बढ़ाना है, और इसके लिए इसका मेरा मतलब यह है कि ये सरकार जाएगी नहीं, किसी न किसी बहाने कोई भी निर्णय कर देते हैं, कोई भी निर्णय कर देते हैं, तो भी ये बराबर सरकार को बचाए रखेंगे। और इसमें बीजेपी का और एक फायदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि टाइट किया कि जल्दी करो जल्दी करो, तो इससे क्या हो गया कि शिंदे गुट पे और दबाव आ गया। मतलब बीजेपी फ्री हो गई, टेंशन फ्री हो गई कि भाई यार देखो जल्दी करोगे तो निर्णय आ जाएगा, क्योंकि जैसा ऊपर से आदेश होगा
वैसा ही नार्वेकर आदेश करे, उसे साइन ही करना है। नार्वेकर को क्या है, पेन भी वही रहे, वही रहेगी, ऊपर से ही आएगा, कागज भी ऊपर से आएगा, टाइपिंग उधर से ही करके आएगा, इनको सिर्फ साइन करनी है। तो ये सब पोजीशन होने के बाद कोई कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कोई ज्यादा इस मामले में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार जाएगी नहीं, सरकार रहेगी। और इसीलिए जो इसमें क्या होगा कि अगर ये फिर दूसरी बात है कि अगर सरकार भी बदलनी है तो अजीत पवार को कर दे, वो बात अलग है, बाद में मैं कहूंगा। दूसरे राउंड में मैं अगर समय मिला तो, या फिर चाहे तो आधे मिनट में एक वाकया बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ छगन भुजबल, अभी बता दूं या आधे मिनट में? नहीं, बता दीजिए। तो क्या हुआ कि छगन भुजबल साहब की बात थी, ये टूटे शिवसेना से 54 या 53 एमएलएस थे। उस समय का रूल था 1/3 का, डिफेक्शन के लिए 1/3 चाहिए था। तो 1/3 के थे, तो हमारे साथ में मैं उस प्रोसेस में था, पूरा ये कर रहा था भुजबल, वो जब ये था ना, पूरे इसमें था मैं साथ में। तो 18 थे, 18 में क्या हो गया, डिफेक्शन डिक्लेयर तो नहीं कर दिया था सभापति ने, नागपुर के विधानसभा की बात थी, डिक्लेयर नहीं किया था। तो 2 दिन में या दूसरे ही दिन में शिवसेना ने 6 विधायकों को उड़ाया, 6 विधायकों को उड़ाया। अब जो उनके कब्जे में चले गए, तो 12 रह गए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट करनी है तो 12 लोगों को, तो वो 18 लोगों को ये कर नहीं सकते थे। अब मामला फंस गया, फिर मामला फंस गया। शरद पवार साहब ने बहुत कोशिश की, और वो जो स्पीकर थे वो बहुत ईमानदार आदमी थे, सज्जन आदमी थे, प्रिंसिपल वाले आदमी थे, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे कि 18 लोगों को लाओ तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर नहीं मान रहे थे। 2-3 दिन बहुत ऐसे चक्कर में क्या हो गया, 18 से 2 ही बच गए सर, 2 ही बच गए थे, छगन भुजबल और डॉक्टर गोड़े, 2 ही बच गए थे, डॉक्टर गोड़े, और मैं तीसरा आदमी था, मैं तो आमदार नहीं था। मगर जब रोने की नौबत आई थी, वो ठीक है, मगर क्या हो गया कि शरद पवार ने स्पीकर को इस तरीके से बताया, रास्ता कैसा निकाला जाता है पॉलिटिक्स में, देखिए कि इस तरीके से बताया कि एक काम करते हैं, 18 की लिस्ट तो आपके पास में आ गई है, तो बोले हाँ, अब ऐसा करिए कि पहली स्प्लिट आप जाहिर कर दीजिए, फिर क्या फ्लोर टेस्ट क्या करनी है बाद में देखेंगे ना, डिस्प्यूट वाला मामला है तो बाद में देखेंगे। तो पहले 18 की स्प्लिट जाहिर करिए, फिर 2 दिन के बाद में अगर आपको फ्लोर टेस्ट में अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो फिर 18 का जो गुट बना है उसमें से 6 निकाल दीजिए, फिर दूसरी स्प्लिट में दूसरी स्प्लिट हो गई, उसको कर दीजिए। और इस पॉइंट पे शरद पवार ने चौधरी साहब को मनाया, वो तैयार हो गए, और 18 में से 2 ही एमएलए बचे थे, फिर भी वो पार्टी बच गई। थोड़ा सा उस समय का कानून थोड़ा अलग था, मगर इसी तरीके से पॉलिटिकल लोग बहुत सफाई से रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, तो ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए कोई हमारे यहाँ भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी ये हो चुका है। केसरीनाथ त्रिपाठी थे, और स्प्लिट को लेकर के तमाम जो उन्होंने खेल किए, मैं सुनील जी के पास आऊंगा। दरअसल ये सारा खेल चलता है, लेकिन राजनीति में जो संदेश जाता है वो अलग है। आप जो बात बता रहे हैं, इसका मतलब है लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक